हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे हमारा पिछले वर्ष का सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाला जो कोर्स था वो था यूपीएससी 2020 करंट अफेयर। तो उसी क्रम में हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं यूपीएससी 2021 करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर ना ही केवल आपको यूपीएससी में मदद करेगा, बल्कि जितने भी आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में, चाहे वो यूपीएससी का हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इन सभी में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और इसमें जो डिस्कशन रहेगा वो आपको बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा ताकि आप सभी प्रकार के एग्ज़ाम में कंफर्ट फील हो सके इस पूरे वीडियो को लेकर के। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर के चल रहे होंगे आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा एक और कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसमें हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर कोलैब कैड सॉफ्टवेयर, तीसरा टॉपिक रहेगा रोंगाली बिहू। तो इन 3 विषयों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आपने इससे पहले जो भी 4 लेक्चर्स देखे हैं उसमें आपने पाया होगा कि प्रत्येक लेक्चर में हमने किसी न किसी प्रकार के वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा किया है, जिसमें से आपने वायनाड का नाम भी सुना होगा। तो आज हम वायनाड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, इसकी क्या विशेषता है, फ्लोरा एंड फोना को लेकर के किस प्रकार की इसकी विशेषता है स्पेशल, इन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो पहला है हमारा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, तो पहले तो ये समझना होगा किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जाता है बार बार। तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो देखिए, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य के में वायनाड नामक जिले में स्थित है ये। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 344 वर्ग किलोमीटर का है ये पूरा, जिसमें से 4 वन रेंज है। इसमें 4 वन रेंज है, जिसमें से पहला है यहाँ पर सुल्तान बथेरी, दूसरा है मुथांगा, तीसरा है यहाँ पर कुरीची अट और चौथा है यहाँ पर थोलपेट्टी। ये 4 इसमें पूरे वन रेंज शामिल किए गए हैं। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तो ये कुछ इसकी विशेषता हो गई। अगर हम बात करें इसकी भौगोलिक अवस्थिति की, लोकेशन क्या है इसका, जियोग्राफिकल लोकेशन और फिजिकल लोकेशन, तो देखिए, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की भौगोलिक अवस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्नाटक के उत्तर पूर्वी भाग में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जैसे अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ दक्षिण पूर्वी में तमिलनाडु के मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व की अवस्थिति और भौगोलिक निरंतरता प्रदान करता है। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं वन्य क्षेत्र के, चाहे वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो जाए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो जाए या मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व, इन सभी के बारे में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर। जब आप लोग देखेंगे तो ये यदि नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। फिर देखिए, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमुलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और सांत घाटी के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। तो इन सभी क्षेत्रों का ये हिस्सा है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। इस अभयारण्य में विश्व की एशियाई हाथी मतलब एशियाटिक एलिफेंट की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है यह अभयारण्य दक्कन के पठार का हिस्सा है और यहाँ की वनस्पति में मुख्य रूप से पर्णपाती वन तथा आर्द्र सदाबहार वृक्षों के चारागाह यहाँ पर पाए जाते हैं। केरल के वायनाड जिले में काबिनी और उसकी 3 सहायक नदियाँ, जिसे हम पनामारम, इसके बाद मनंथावादी और कालिंदी, ये 3 नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है। केरल के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली काबिनी नदी जो है वो कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है। तो ये तो वायनाड जो वन्य अभयारण्य है उसके बारे में विशेषता हो गई, उसकी बातें हो गई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर कोलैब कैड। तो देखिए, कोलैब कैड क्या है, तो ये एक अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना केंद्र, इनके साथ संयुक्त रूप से एक लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर है। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि अटल टिंकरिंग लैब, जिसे हम ATL के नाम से जानते हैं, के छात्रों को रचनात्मक एवं कल्पना से मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिज़ाइन के माध्यम से किस प्रकार से उनको एक ऐसा इकोसिस्टम बना करके दिया जाए
विजुलाइजेशन के फॉर्म में कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और अच्छे से इमेजिनेशंस को क्रिएट कर सके, डेवलप कर सके अपने माइंड के अंतर्गत। अगर हम बात करें कोलैब कैड की, तो देखिए यह सॉफ्ट कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है जो कि 2D प्रारूपण एवं 3D उत्पादन डिज़ाइन के वितरण और संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करेगा। ये मतलब इसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको ये एक अच्छा खासा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की काम करेगा। इसके बाद यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा निर्मित करने में सक्षम बनाता है और समवर्ती तरीके से भंडारण एवं विजुलाइजेशन के लिए समान प्रारूप के डेटा तक पहुंचाने और उसको सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इसके लिए नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित अटल इनोवेशन मिशन नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये किसकी जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये इनोवेशंस के लिए किस संस्था के द्वारा चलाया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा रन किया जाता है। स्कूल स्तर पर अटल इनोवेशन मिशन भारत के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। तो देखिए जितने भी स्कूल्स हैं भारत में, सरकारी स्कूल्स, वहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की गई है, एम की। और जितने भी ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले में एक ATL अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। दोनों का अलग अलग उद्देश्य रखा गया है, थोड़ा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन बेसिक उद्देश्य यही है कि लोगों में किस प्रकार से विजुलाइजेशन उत्पन्न करना बच्चों के माइंड में। फिर अब तक अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना के लिए 33 विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो है देश भर में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें लगभग यहाँ पर 14,916 स्कूलों का चयन किया है। उन सारे स्कूलों में चयन करके ये जो अटल इनोवेशन मिशन है और अटल टिंकरिंग लैब है, इसकी स्थापना का प्रोजेक्शन किया गया है। फिर देश भर में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब नवीनतम विचारों एवं रचनात्मक को सुधारने के लिए बच्चों को एक मंच प्रदान करता है कि वहाँ पर बच्चे आएँ और किस प्रकार से जो भी इनोवेशंस हो सकता है, जो भी उनकी थॉट प्रोसेस हो सकती है, उसको एक मशीनी तरीके से जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट्स रखेंगे उसके माध्यम से वो ईजाद करे और कुछ नया सीखे। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोंगाली बिहू। तो देखिए रोंगाली बिहू जो है ये जो हमारा पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ पर ये मनाया जाने वाला एक त्यौहार है विशेष रूप से। और ये जो त्यौहार है ये असम में मनाया जाता है और असम में ये एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है इस पूरे त्यौहार को, रोंगाली बिहू को। तो अगर हम इसकी बात करें मुख्य विशेषताओं की, तो रोंगाली बिहू इसे हाट बिहू भी कहा जाता है, असमिया नव वर्ष भी कहा जाता है, इसे विभिन्न प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से असम तथा पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में असमिया लोगों के द्वारा मनाया जाता है। माना जाता है कि बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुआ है जिसका अर्थ शांति के लिए पूछना है, जबकि रोंगाली शब्द की उत्पत्ति रोंग से हुई है जिसका अर्थ खुशी और उत्सव मनाना होता है। आमतौर पर ये जो त्यौहार है ये अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, मतलब प्रतिवर्ष अप्रैल माह के दूसरे वीक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यह उत्सव असम के विभिन्न समुदायों को एकजुट करने का ये कार्य करता है। वहाँ पर डाइवर्सिटी जो दिखाई देती है हमारे देश के अंतर्गत उसको यूनिटी इंटीग्रिटी लाने की कोशिश करता है ये, और इस विविधता की को ये बढ़ावा भी देता है पूरे अच्छे तरीके से। भारत में यह त्यौहार बैसाख महीने के विषुव संक्रांति या स्थानीय रूप से बोहाग, मतलब भास्कर जो कैलेंडर होता है यहाँ पे स्थानीय तरीके का, उसी के आधार पर इस त्यौहार को, इस पूरे फेस्टिवल्स को 7 दिनों तक मनाया जाता है। असम में बिहू के 3 प्रकार हैं यहाँ पर, जिसमें से बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू, कटी बिहू या कोंगाली बिहू और माघ बिहू। इसके बाद भोंगाली बिहू। ये अलग अलग इसके नाम हैं, बेसिकली 3 प्रकार के हैं यहाँ पर। इसे बोहाग बिहू कह सकते हैं आप, काटी बिहू कह सकते हैं आप, फिर कोंगाली बिहू, फिर माघ बिहू और बंगाली बिहू। ये अलग अलग इसके प्रकार हैं और उसमें भी फिर क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग प्रकारों को। फिर यहाँ पर प्रत्येक त्यौहार ऐतिहासिक रूप से धान की फसलों में एक अलग कृषि चक्र को दर्शाता है। मतलब ये जो पूरा त्यौहार है आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अच्छे खासे मात्रा में असम में धान की खेती होती है। तो वो जब धान की खेती होती है उसके बाद धान की जो फसल होती है उसको एक अलग कृषि चक्रण के रूप में ये पोर्ट्रेट करता है, उसको दर्शाता है।
फिर यहाँ पर जो बिहू शब्द है, बिहू शब्द का प्रयोग बिहू नृत्य का प्रयोग करने के लिए भी किया जाता है। और तो अब जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, जो भी डिस्कशन किया, उस पर कुछ क्वेश्चंस है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि आपने अगर ध्यानपूर्वक सुना होगा तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन है पहला 1968, सेकंड ऑप्शन है 1973, थर्ड ऑप्शन है 1983 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रोंगाली बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंगाली बिहू का त्यौहार अप्रैल माह के किस सप्ताह में मनाया जाता है। प्रथम, वीक, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने जो भी यहाँ पे 3 टॉपिक डिस्कस किया था उससे संबंधित प्रश्न थे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जिसको भी आप समझते हैं कि उसके लिए यूज़फुल हो सकता है उसको शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो समय पर, जिस समय के लिए आपको बताया गया उस समय पर ये मिल जाया करेगा। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।